आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास के ऊपर भाग 1 पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके भाग 2 में हम आज बात करेंगे। भाग 1 में भूमिका सहित पूरा पाषाण काल से लेकर राजपूत युग तक की स्थितियों के ऊपर हमने चर्चा की थी। द्वितीय भाग में सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति विषय वस्तु के रूप में क्या थी इस पर, इसके पश्चात मुगल काल विषयक चर्चा हम करेंगे कि इस समय आर्थिक इतिहास एक विषय वस्तु के रूप में किस प्रकार था, क्या महत्व था। इसके बाद आधुनिक युग के बारे में हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात आर्थिक परिदृश्य में जो बड़ा परिवर्तन आया वो क्या था, अंग्रेज़ों की क्या नीति रही थी, उनका प्रशासन क्या रहा था, आयात निर्यात नीति, व्यापार उद्योग के संदर्भ में उनकी क्या नीतियां रही थीं और उनका किस प्रकार से दुष्प्रभाव भारत पर पड़ा। न केवल दुष्प्रभाव बल्कि उसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी हुई, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक इन बातों पर चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास के भाग 2 में। तो पहला, जैसा हमने चर्चा की, सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे। ये जो काल थे, सल्तनत काल, मुगल काल, इस काल में और आधुनिक काल, इन तीनों कालों में आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई थीं और बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ था। सल्तनत काल की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसके पूर्व आप सभी को ज्ञात होगा कि अरब आक्रमणकारी, फिर तुर्क आक्रमणकारी, अफ़गान आक्रमणकारी लगातार आते रहे। तैमूर लंग ने आक्रमण किया, चंगेज खां का आक्रमण हुआ, शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और इन आक्रमणकारियों के कारण आर्थिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ, लूट मचाई गई। इस तरह की स्थितियां थीं। किंतु बाद में हमने देखा कि गुलाम काल और सल्तनत काल, फिर मुगल काल में जो आक्रमणकारी भारत आए थे वो भारत में ही बस गए। तो इन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किया। यद्यपि भारत की जो मूल धारा रही थी वो सतत प्रवाहमान रही, किंतु उसमें बाधा इन लोगों ने अवश्य उपस्थित की थी। तो सल्तनत काल के बारे में शुरुआत करते हैं। कृषि और पशुपालन की स्थिति। इस काल में प्राप्त विवरण के आधार पर 2 से 3 तक फसलें इस समय भारत में ली जाती थीं। इब्न बतूता ने एक मौसम में 7 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है। सिरसा से उत्तम प्रकार का चावल, कन्नौज से चीनी, धार से गेहूँ, पान ग्वालियर में श्रेष्ठ प्रजाति का मिलता था, गेहूं भी वहाँ उत्पन्न होता था इस क्षेत्र में। कड़ा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र में चावल, गन्ना, गेहूं आदि की पैदावार होती थी। नहरों से सिंचाई का कार्य होता था। यमुना के मैदान तथा मध्य भारत में नील की खेती होती थी। मार्को पोलो ने भी इसका विवरण दिया है। मलाबार में मिर्च का उत्पादन होता था तथा सुपारी और नारियल का उत्पादन होता था। फिरोज तुगलक के काल में दिल्ली, चित्तौड़, जोधपुर, ग्वालियर और धौलपुर में फलों के अनेक बाग लगवाए गए। बंगाल में संतरा, नींबू के अनेक बाग थे। दौलताबाद में अंगूर, अनार की खेती। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर में फूलों के बगीचे थे। बंगाल में घोड़े, गाय, भेड़ बहुतायत से पाले जाते थे। प्रमुख पशुओं में जो इस समय पालन होता था, भारत में परंपरागत आधार पर, भारतीय होने के नाते आप सभी परिचित हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े, कुत्ते आदि का पालन होता था। सिंचाई की स्थिति, इस समय नहरें थीं, यद्यपि सीमित थीं, बहुत ज़्यादा नहीं थीं। इब्न बतूता नर्मदा के मुहाने पर सिंचाई रहट से होती थी, इसका उल्लेख करता है। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर राज्य में तालाब और झीलों से सिंचाई का कार्य होता है। फरिश्ता ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया कि अनेक तालाबों और झीलों का निर्माण उसने कराया। यमुना नहर का उल्लेख करता है जो 150 मील लंबी है, ऐसा उसने उल्लेख किया। हिंदू भूस्वामियों से खिराज तथा मुसलमान कृषकों से उश्र नाम का कर इस काल में वसूला गया। आय के 5वें हिस्से से लेकर के आय के आधे हिस्से तक अलग अलग कालों में लगान की वसूली हुई। सिकंदर लोदी के काल में भूमि की पैमाइश कराई गई। उद्योग धंधे देखते हैं। 2 तरह के उद्योग धंधे प्रचलन में थे। एक तो राज्य द्वारा संचालित और दूसरा व्यक्तिगत, जो गृह उद्योग के रूप में फैला हुआ था। शाही कारखानों में
श्रेष्ठ कारीगरी का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। फिरोज शाह के काल में, तुगलक के काल में 36 ऐसे कारखाने थे जो राज्य द्वारा संचालित थे। वस्त्र उद्योग की स्थिति, सूती, ऊनी, रेशमी परंपरागत वस्त्र हैं। गुजरात, बंगाल, देवगिरी, कालीकट, कोयम्बटूर इसके केंद्र थे। बंगाल इस उद्योग का प्रमुख केंद्र था। मसलिन नामक श्रेष्ठ कपड़ा 100 टका गज के हिसाब से बिकता था। ढाका का मलबल विख्यात था। गुजरात का किमखाब कसीदाकारी, वस्त्र किनारी का काम, छपे कपड़ों के लिए मशहूर था। कालीकट, पुलीकट, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। खंभात में छपे वस्त्रों का विशेष रूप से निर्माण होता था। कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदा, पटना, कश्मीर, बनारस, खंभात ये रेशम उद्योग के केंद्र थे। अब देख लेते हैं धातु उद्योग के क्षेत्र में क्या स्थिति थी। इसके अंतर्गत पीतल, चांदी, कांसा, लोहा, अन्य मिश्रित धातुओं का काम कुशलतापूर्वक होता था। सोमनाथ में तलवारें बनती थीं। चीनी यात्री महोन ने बंगाल में निर्मित कैंची, छुरियों, प्याले और लोहे के संदूकों का उल्लेख किया है। बारबोसा के अनुसार जड़ाऊ गहने बनाने के काम में गुजरात प्रसिद्ध था। खंभात के स्वर्णकार कुशल थे। बीदर में सोने चांदी के बर्तन बनते थे। कालीकट, पुलीकट, विजयनगर राज्य में हीरे जवाहरात को तराशने और पालिश करने के उद्योग का विकास हुआ था। बनारस, दिल्ली, गुजरात, आगरा यहाँ सुंदर जड़ाऊ का काम होता था। ये सोने चांदी के बर्तनों के लिए विख्यात थे। कागज उद्योग का भी विकास इस काल में हुआ था। शाही फरमान, इन्हीं कागज़ों पर पांडुलिपियाँ भी तैयार होती थीं। बड़े नगरों में कागज़ बनाने वाले का एक पृथक मोहल्ला होता था। इन मोहल्लों को कागजी मोहल्ला कहा जाता था, जहाँ कागज़ों का निर्माण होता था। प्रायः सभी बड़े नगरों में इस तरह की स्थिति थी। कागजपुर, कागजी मोहल्ला, ये इनको नाम दिए गए थे। अमीर खुसरो ने शमी और सीरियन कागज के निर्माण का उल्लेख किया। चीनी यात्री महोन के अनुसार बंगाल में वृक्ष की छाल से श्वेत चमकीले कागज बनते थे। निकोली कोंटी ने भी गुजरात में कागज के प्रयोग का विवरण दिया है। चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग, गन्ने से चीनी निर्माण किया जाता था। लाहौर, दिल्ली, बयाना, आगरा, पटना इसके केंद्र थे। बंगाल में भी चीनी उद्योग स्थापित था। सीसा उद्योग 12वीं-13वीं शताब्दी में शीशे के बर्तनों का उल्लेख प्राप्त होता है। बहमनी राज्य में शीशे के रंग बिरंगे बर्तन बनाए जाते थे। मनके मिलते हैं, प्याले बनाए जाते थे। कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर, गोरखपुर, अहमदाबाद ये सीसा उद्योग के केंद्र। चमड़ा उद्योग, घोड़ों की काठी पर लगाम लगाने के लिए तलवार की म्यान, जूते, मशक, पुस्तकों की जिल्द, वस्त्र आदि चमड़े से बनाए जाते थे। गुजरात में सुनहरे तारों की कढ़ाई वाली चमड़े की चटाइयाँ बनती थीं। बंगाल से चीनी चमड़े के पैकेट में चीनी रखकर निर्यात किया जाता था। सिंध भी चमड़े के कार्य के लिए प्रसिद्ध था। अन्य उद्योग, सल्तनत काल में जहाज़ों का निर्माण होता था। हाथी दांत उद्योग विकसित था। विजयनगर राज्य में कार्य होता था। हाथी दांतों पर सोने की पच्चीकारी की जाती थी। बंगाल, उड़ीसा में लाख की पैदावार होती थी। गुजरात लाख उद्योग का केंद्र था। लकड़ी से वस्त्र निर्मित की जाती थी। इसके लिए कश्मीर प्रसिद्ध था। चमकीले कपड़ों का निर्माण भी यहाँ होता था। अनेक कुटीर उद्योग भारत में प्रचलित थे, जैसे गुड़ बनाने का काम अभी भी परंपरागत रूप से होता है। इत्र बनाने का, शराब, कृषि संबंधी औजार, हथियार, धनुष्वाण, रस्सी, टोकनी, मिट्टी के बर्तन, कांसे, तांबे और पीतल के बर्तन ये गृह उद्योग के रूप में यहाँ पर विद्यमान थे। वाणिज्य व्यापार की स्थिति देखते हैं सल्तनत काल में। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, देवगिरी व्यापार के केंद्र थे। मुल्तानी और गुजराती व्यापारी और बनिए राजपुताना, मध्य भारत और गुजरात के बंजारे व्यापार करते थे। बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर और जहाज़ों से माल ले जाया जाता था। व्यापारिक नगर सड़कों से जुड़े थे। बंगाल से चावल, चीनी, मक्खन, खाद्य सामग्री समुद्री मार्ग से कोरोमंडल, केप कमारिन, गुजरात तथा कराची तक पहुंचती थी। यहाँ से गेहूं का निर्यात दक्षिण भारत को होता था। आगरा से गेहूं और नील का व्यापार। बंगाल और पटना से सिल्क, चीनी, चावल, गेहूं और मक्खन का आयात। गुजरात वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। विदेशों से आए हुए सारा माल गुजरात में उतरता था, फिर वहाँ से पूरे भारत में इसको भेजा जाता था। राजस्थान, दक्षिण भारत व मलाबार से चावल, मसाले आयात किए जाते थे। मलाबार से नारियल, सुपारी, इलायची, अन्य कीमती पत्थर, मोम, लोहा, पारा, चंदन की लकड़ी, कस्तूरी और मूंगे का निर्यात होता था। पश्चिम उत्तर भारत में लाहौर और मुल्तान व्यापार के केंद्र थे। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से आयातित वस्तुएं इन नगरों से देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती थी।
पश्चिम क्षेत्र में सिंध व्यापार का केंद्र था। यहाँ से गेहूँ, जौ, सूती वस्त्र, घोड़े आदि विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। ये आंतरिक व्यापार की स्थिति थी। बाह्य व्यापार में समुद्री व्यापार मुख्यतः अफ्रीका, चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह और लंका से होता था। लाल सागर से मिस्र और फारस की खाड़ी से होते हुए बगदाद और दमिश्क तक भारतीय सामान पहुंचता था। इटली के बाजारों पर भी भारतीय सामान पहुंचता था। खंभात, भरूच, दीव, गोवा, भटकल, कालीकट, कीलन आदि बंदरगाह थे। मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत तथा भूटान से थल मार्गों से व्यापार होता था। आयात निर्यात की वस्तुएं देख लेते हैं। भारत से मुख्यतः वस्त्र, अनाज, तेल, चीनी, चावल, नील, अफीम, चंदन की लकड़ी, लाख, नारियल, काली मिर्च तथा पशुओं की खाल का निर्यात होता था। उत्तम प्रकार की मलमल अरब देशों, ईरान को निर्यात होती थी। अफीम का निर्यात बर्मा, जावा, चीन, मलाया, अरब तथा ईरान को होता था। भारत में मुख्य रूप से धातु के कीमती पत्थर, पारा, सिंदूर, मखमल, सीसा, ऊन, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि आयात की वस्तुएं थीं। पूर्वी द्वीप समूह, चीन, जापान तथा अन्य देशों से सोना, पीगू से मूंगा, मोती व अन्य रत्न ईरान से, माणिक्य बर्मा से आयात होता था। पारा पुर्तगाल से, सीसा, ऊनी कपड़े, सिल्क, साटन और मखमल यूरोपीय देशों से आयात होता था। अरब देशों से घोड़े मंगाए जाते थे। मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तिब्बत और नेपाल, भूटान से सूखे फल, अंबर, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, श्रेष्ठ ऊन, सुहागा और मोम का आयात होता था। अलाउद्दीन के द्वारा बाजार नियंत्रण स्थापित किया गया था ताकि कीमतें स्थिर रहें। इस हेतु उसने कठोर दंड भी निर्धारित किए थे ताकि कीमतें स्थिर बनी रहें। यह उसका उल्लेखनीय कार्य था। सराय अदल निर्मित वस्तुएं तथा विदेशों से आने वाले माल के बाजार को कहा गया। बाजार व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व दीवाने रियासत को अलाउद्दीन के काल में दिया गया था। प्रत्येक बाजार के लिए पृथक शाहना नियुक्त किया गया था। सभी व्यापारियों को शाहना ए मंडी के कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना होता था। अलाउद्दीन के काल में जजिया, जकात, खराज, खम्स, उस्र नामक कर वसूले जाते थे। राजस्व की दरें अनेक स्थलों पर 50% तक थीं, जो कि अधिक था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि सुधार हेतु प्रयास किए गए। दीवान अमीर कोही नामक विभाग उसने स्थापित किया। आप सभी परिचित हैं। कई योजनाएं उसने बनाई। राजधानी परिवर्तन, सिक्के जो हैं उसने तांबे के सिक्के, योजनाएं सफल नहीं हो पाई थीं, किंतु फिर भी उसके प्रयास सराहनीय थे। उसने बहुत सारी योजनाएं तैयार की थीं। सुल्तानों के द्वारा टंक और जीतल नाम के सिक्के इस काल में चलाए गए। शहरीकरण की प्रक्रिया भी इस काल में गतिमान हुई। नए नए नगरों की स्थापना इस काल की विशेषता रही। तो ये सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था है। इसके बाद मुगल काल, कृषि एवं पशुपालन। स्वाभाविक रूप से वही फसलें, उसी तरह के पशु, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, चना, दालें, कपास, सन, सिंघाड़ा, नील, पोस्ता का उत्पादन होता था। बंगाल की मुख्य फसल चावल, यमुना के मैदान और मध्य क्षेत्र में नील की खेती होती थी। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी, बहुत पर्याप्त तो नहीं किंतु फिर भी बड़ी नदियों के आसपास। 17वीं शताब्दी में भारतवर्ष में तंबाकू की खेती भी प्रारंभ हो गई थी। मुगल काल में तालाब, कुएं से सिंचाई होती थी। नहरों के अलावा पशुओं का पालन भी परंपरागत रूप से जैसा चल रहा था उन्हीं पशुओं का पालन होता था। वस्त्र उद्योग, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, बनारस, मालवा उद्योग के केंद्र थे। ढाका का मलमल प्रसिद्ध था। सोनार गांव में उच्च कोटि का मलमल तैयार होता था। खानदेश, गुजरात सूती कपड़ों के लिए विख्यात था। दक्षिण का खासा और लाहौर, लखनऊ का चिकन, ये कपड़े के प्रकार हैं, प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत में पुलिकट, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। बुरहानपुर, मछलीपट्टनम में छींट के कपड़े के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध थे। भरूच का ताफ्ता मशहूर था। दिल्ली में रजाइयाँ बनती थीं। आगरा, जौनपुर दरियों के लिए विख्यात था। अलवर और फतेहपुर सीकरी भी दरियों के लिए विख्यात थीं। बंगाल में उत्तम कोटि की शीतल पाटी, कपड़े का प्रकार शीतल पाटी बनती थी। रंगाई के केंद्र के रूप में आगरा, अहमदाबाद, लखनऊ, फर्रुखाबाद, मछलीपट्टनम, ढाका, कासिम बाजार और दिल्ली प्रसिद्ध था। बेना, गोलकुंडा और गुजरात में भी रंगाई का काम होता था। सियालकोट शाही तंबुओं के लिए प्रसिद्ध था।
इस काल में बड़े तंबुओं का प्रयोग सल्तनत और मुग़ल काल में होता था। इसका निर्माण सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ होता था। रेशम उद्योग हेतु कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस प्रसिद्ध थे। गुजरात का किमखाब बदला, कुर्ता, कशीदाकारी वस्त्र तथा किनारी के कार्य के लिए मशहूर था। कश्मीर, पश्चिम राजस्थान व काबुल ऊनी वस्त्रों के केंद्र थे। कश्मीर के साल प्रसिद्ध थे, आज भी प्रसिद्ध हैं। सालों और गलीचों की दस्तकारी के लिए लाहौर प्रसिद्ध था। पटना, आगरा और फतेहपुर में भी साल बनते थे। उड़ीसा का टशर का कपड़ा मशहूर था। जहांगीर ने अमृतसर में कालीन बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। धातु उद्योग, अबुल फजल लिखता है, भारतीय लोहा, पीतल, चांदी, कांसा और अन्य मिश्रित धातुओं का निर्माण सफलतापूर्वक करते थे। इस युग में कालिंजर, कुमायूं, ग्वालियर, सुखेत, मेडी, विनमहल, अजमेर में लोहे की खदानें थीं। बिहार, राजस्थान, अलवर, नारनौल में तांबे की खदानें थीं। लोहे का अस्त्र शस्त्र और बंदूकों, तोपों, गोले, कवच, कृषि के औजारों के निर्माण के लिए होता था। गुजरात का जमधार तथा खपवा छुरे, धनुष और तीर बनाने के लिए विख्यात था। सियालकोट और मेवाड़ की बंदूकें मशहूर थीं। बनारस, सौराष्ट्र, कालिंजर, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा की तलवारें प्रसिद्ध थीं। बंगाल में कैंची, छुरियां, प्याले और लोहे के संदूक का निर्माण होता था। बनारस, दिल्ली, गुजरात, आगरा में सुंदर जड़ाऊ आभूषण के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं शक्कर उद्योग। लाहौर से आगरा के समस्त क्षेत्र तथा बंगाल, बिहार, अजमेर, मालवा और औरंगाबाद में गन्ने की खेती होती है। जाहिर है इसके आसपास शक्कर के कारखाने भी स्थित थे। दक्षिण में बरार भी शक्कर उद्योग का केंद्र था। चर्म उद्योग की स्थिति, घोड़ों की काठी, लगाम, तलवार की म्यान, जूते, मशक, पुस्तकों की जिल्द में चमड़े का प्रयोग होता था। यह सल्तनत काल जैसी ही स्थिति थी। शक्कर का निर्यात बंगाल से चमड़े की पैकिंग में होता था। तो इस तरह से चमड़े का चर्म उद्योग प्रसिद्ध था। खंभात में चमड़े की चप्पलों के लिए विख्याति थी उसकी। गुजरात में चमड़े की वस्तुएं अरब देशों को निर्यात होती थी। कागज़, वही स्थिति सल्तनत कालीन थी। मुग़ल शैली में निर्मित चित्र थे, उनमें भी इनका प्रयोग हुआ था। पर्याप्त मात्रा में कागज़ होता था। कश्मीर में सर्वोत्तम कागज़ बनता था। लाहौर, आगरा में शाही कारखानों में कागज़ का निर्माण होता था। सियालकोट में अनेक प्रकार के कागज़ बनते थे। मानसिंघी कागज़ को उसके श्वेत रंग और टिकाऊपन के लिए बहुत पसंद किया जाता था। पटना, दिल्ली, राजगीर, अवध, अहमदाबाद, गया, शाहजहांपुर और सियालकोट कागज़ उत्पादन के केंद्र थे। सभी नगरों में प्रायः कागज़ बनता था। कागजी मोहल्ला होता था, जैसे हमने सल्तनत काल के बारे में बताया। जहाज निर्माण उद्योग, सूरत पोत निर्माण उद्योग का केंद्र, श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, वजीराबाद, इलाहाबाद, पुलीकट, मछलीपट्टनम, गोवा, भरूच, ढाका, चटगांव जहाज निर्माण के केंद्र थे। कोरोमंडल तट पर भी जहाज़ों की मरम्मत का काम कोरोमंडल तट पर होता था। शीशा उद्योग, मीनाकारी की गई बोतलें, प्याले, तस्तरियाँ, दीपदान, गुलदस्ते, दर्पण इत्यादि वस्तुएं शीशे से बनाई जाती थीं। फतेहपुर सीकरी, बरार, बिहार में कांच के कारखाने थे। आगरा, गुजरात, चित्तौड़, बेलारी इत्यादि में ये शीशा उद्योग के केंद्र थे। अन्य उद्योगों में जौनपुर और गुजरात सुगंधित तेल के लिए, दिल्ली में गुलाब जल निकाला जाता। असम, लाहौर, खंभात तथा बनारस में सुगंधित द्रव्य निर्मित होते थे। दक्षिण भारत के समुद्री तट पर मोती का कार्य निकालने का काम, गुजरात में भी मोती का काम। कश्मीर से कलापूर्ण काष्ठ का कार्य। संगतराश उद्योग विकासमान था। हाथी दांत के लिए दिल्ली का क्षेत्र प्रसिद्ध था। शाही कारखाने भी इस समय स्थापित थे मुग़ल काल में। लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद, कश्मीर में अनेक शाही कारखाने थे। शाही तथा दरबारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुएं, इनमें सुनार का काम, दर्जी, चित्रकारी, किमख्वाब या रेशम से तैयार करने वाले, कशीदाकारी करने वाले तथा मलमल का कपड़ा तैयार करने वाले कारीगर कार्यरत थे। अबुल फजल ने 36 ऐसे कारखानों का उल्लेख इस काल में किया है। व्यापार वाणिज्य, आंतरिक व्यापार, जहाज, नाव, जल यातायात मुख्य साधन थे। माल ढोने हेतु जहाज, नाव तथा माल ढोने हेतु बैल, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधा तथा ऊँटों का इस्तेमाल होता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध और पंजाब में जलमार्ग से, गुजरात और मुल्तान के व्यापारी प्रांतों की राजधानियों और प्रमुख व्यापारिक नगरों तक माल पहुंचाने का काम ये गुजराती व्यापारी करते थे। राजस्थान के बंजारे ऊँटों पर माल लादकर सामान पहुंचाते। बड़े व्यापारियों के साथ फुटकर व्यापारियों का भी संबंध था। छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी जिनको कहते हैं, जो गांव और कस्बों तक माल पहुंचाते थे। बीच में दलालों की भी भूमिका होती थी।
बंगाल का चावल, खांड, सूती और रेशमी वस्त्र देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। मालाबार को समुद्री मार्ग से खांड भेजी जाती थी। गुजरात से होकर विदेशी वस्तुएं पूरे देश में वितरित की जाती थीं। कश्मीर से फल, साल, शराब और कच्चा रेशम भेजा जाता था। दक्षिण भारत से नारियल, इलायची, लौंग और अन्य मसाले निर्यात किए जाते थे या भेजे जाते थे। बाह्य व्यापार की स्थिति। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान से व्यापार होता था। मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान से सूखे मेवे और ताज़े फल आयात होते थे। तिब्बत, नेपाल और भूटान से थल मार्ग से व्यापार था। विदेशी व्यापार मुख्यतः जलमार्ग से होता था। पश्चिमी तट पर खंभात, गोवा, कोचीन, पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम, पुलिकट, नजरकट्टन प्रमुख बंदरगाह थे। बंगाल में हुगली, सतगांव, त्रिपुरा, चटगांव आदि बंदरगाह थे जहां से आयात निर्यात का काम होता था। चीन, जापान, बर्मा, पूर्वी द्वीप समूह, अरब देश, अफ्रीका, लाल सागर के तटीय प्रदेशों तथा यूरोप से जल मार्ग द्वारा भारत का व्यापार होता था। पुर्तगालियों को भारत से व्यापार का अधिकार था। विजयनगर के संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार पुर्तगालियों का था। आयात निर्यात। रेशम, अनाज, तेल, बीज, ज्वार, शक्कर, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, सौरा, लौंग, इलायची, विभिन्न प्रकार के मसाले, गोंद, अफीम, काली मिर्च, चमड़ा, लोहा, इस्पात आदि का निर्यात की वस्तुएं थी प्रमुख। भारत निर्मित रुई के कपड़ों की मांग जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पीगू, श्याम आदि क्षेत्रों में अधिक थी। उत्तम प्रकार की मलमल फारस और अरब देशों को भेजी जाती। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड नामक देश में भी भारतीय वस्तुओं और वस्त्रों की मांग बहुत थी। भारतीय वस्तुओं की तथा सिल्क की मांग अफ्रीका, अरब, इथियोपिया में भी थी। भारतीय ताफ्ता के प्रकार का कपड़ा, बूटेदार कपड़ों का निर्यात होता था। अफीम का निर्यात पीगू, जावा, चीन, मलाया, अरब तथा फारस को होता था। शोरा यूरोप को, शक्कर फ्रांस को, काबुल और फारस को चावल, बंगाल से बटाविया को भेजा जाता था। 17वीं शताब्दी में भारत से अराकान को तंबाकू का निर्यात होने लगा। सोना, चांदी, तांबा, टिन, जिंक, पारा, सिंदूर, अंबर, मूंगा, इत्र, रेशमी वस्त्र, मलमल, किमख्वाब, चीनी मिट्टी और शीशे से बनी वस्तुएं, शराब इत्यादि भारत को आयात होती थी। सोना मुख्यतः पूर्वी द्वीप समूहों, चीन एवं मलक्का से, मूंगा पीगू से, मोती विभिन्न प्रकार के रत्न फारस और अरब देशों से, पारा पुर्तगाल से, सीसा उत्तम प्रकार की ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन, मखमल और शराब यूरोप से आयात होते थे। अच्छे नस्ल के घोड़े अरब से मंगाए जाते। अफगानिस्तान, मध्य एशिया से सूखे मेवे, फल, शराब, हिमालयीन राज्यों से कस्तूरी, बढ़िया ऊन, सोना, तांबा, सुहागा, शहद, पशु तथा अन्य सामान जिनमें सींग, बाज पक्षी और अन्य वस्तुएं आयातित होती थी। मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली का विकास तो नहीं हुआ था, किंतु सर्राफ या साहूकार या महाजन जिनको कहा जाता है, बैंक की तरह का पूरा कार्य करते थे। शायद ही कोई गांव या कस्बा अथवा नगर था जहां ये नहीं रहे होंगे। अंग्रेज व्यापारी विनिमय पत्र अथवा हुंडियों के माध्यम से धनराशि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते। विभिन्न सिक्कों की विनिमय दर भी निश्चित कर दी गई थी, तो साहूकारों की भूमिका इस काल में महत्वपूर्ण थी। मुगल काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ। शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का सिक्का दाम जारी किया। मुगल काल के अन्य शासकों के द्वारा भी सिक्के जारी किए गए। सामान्यतः वस्तुओं के मूल्य कम रहे। विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धशाली नगरों का विकास हुआ। श्रीनगर, लाहौर, आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद मुगल काल के प्रमुख नगर थे। आय का मुख्य स्रोत इस काल में राजस्व था। अकबर द्वारा राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित की गई। एतमाद खां टोडरमल, उसके सहयोगी ख्वाजा शाह मंसूर और मुजफ्फर खान ने दहसाला व्यवस्था आरंभ की। भू राजस्व की दर 1/3 थी, जो शाहजहां और औरंगजेब के काल में बढ़कर 50% तक पहुंच गई। अकबर के काल में भूमिका की पैमाइश की गई, उनका विभाजन किया गया। पोलज, परती, चाचर और बंजर 4 प्रकार से, और उसके आधार पर कर का निर्धारण हुआ। तो अच्छी व्यवस्था अकबर के काल में की गई। तो ये मुगल कालीन व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी। मूल रूप से आधारभूत जो भारतीय व्यवस्था थी वो बीच में आक्रमणकारियों के कारण रोकी गई, प्रतिबंधित की गई, किंतु पुनः अपनी स्थिति में वह आ गई। अब हम देखते हैं आधुनिक काल, ब्रिटिश काल में किस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन हुए और विषय वस्तु के रूप में आर्थिक इतिहास या अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 31 दिसंबर
सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को भारत पर व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी तथा भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से इसने भारत में प्रवेश किया, किंतु अवैध तरीके से इनके द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त की गई। इनको व्यापार का अधिकार दिया गया था, राजनीतिक अधिकार करने का नहीं, किंतु इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। 1857 की क्रांति तक इन्होंने एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में शासन किया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से क्राउन के अधीन या अपने हाथ में शासन या भारत को उपनिवेश बना दिया। ब्रिटिश नीति मुख्यतः अपने हितों के लिए थी, इस कारण भारत का अधिकाधिक शोषण इनके द्वारा किया गया। ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके दुष्प्रभाव या किस प्रकार से स्थिति थी उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की राजस्व नीति, कार्नावालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त तथा इनके अतिरिक्त रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अनेक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गईं। अधिक से अधिक भूमि के अधिग्रहण का प्रयास किया गया, अपने हाथ में रखने का प्रयास किया गया, राजस्व की दरें बढ़ा दी गईं। कृषकों की इससे भारतीय कृषकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा, तो उनकी राजस्व नीति अपने स्वार्थ, अधिक से अधिक लाभ के लिए थी। भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर यह नीति नहीं अपनाई गई। कृषक ऋणग्रस्त हो गए। दोषपूर्ण राजस्व नीति, राजस्व दरों में अधिकता, त्रुटिपूर्ण कृषि नीति, कुटीर उद्योगों के विनाश, भारतीय कृषक साहूकारों के ऋण जाल में फंसते गए। ये अंग्रेजों की नीति के दुष्परिणाम थे। कृषक इतने तंग हुए, इतने परेशान हुए कि खेती करना छोड़ दिया। राजस्व की दरें बहुत ज़्यादा थीं। कुटीर उद्योग जो सहयोगी थे वो भी नष्ट हो गए। इस कारण से कृषक ऋणग्रस्त होने लगे। नकदी फसलों के उत्पादन पर दबावपूर्ण जोर अंग्रेजों ने डाला। अपने हित साधन के लिए इन्होंने नील की खेती के लिए भारतीयों को बाध्य किया, अफीम की खेती के लिए बाध्य किया। इस तरह से खाद्यान्न के उत्पादन में जो भारतीयों की आत्मनिर्भरता थी वो आत्मनिर्भरता जाती रही। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ये काम किया, और जब इंग्लैंड में डाई का रंगने के लिए डाई का प्रयोग होने लगा तो नील जो भारतीय कृषक उत्पादन करते थे उसको उन्होंने लेने से मना कर दिया। इस तरह से नकदी फसलों के उत्पादन में जो दबाव डाला गया और शोषण किया गया, चाय, कपास, जूट ये नकदी फसलें थीं, इन सब के लिए भारतीयों को मजबूर किया गया। इससे खाद्यान्न उत्पादन भी भारत में कम हो गया। दोषपूर्ण औद्योगिक नीति थी अंग्रेजों की। ब्रिटेन की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन में उत्पादित सामग्री का भारत को निर्यात करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश सामग्री से भारतीय बाजार भर गए थे। भारत में उत्पादित सामग्री कारखानों से निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस सामग्री का सामना नहीं कर सके, कंपटीशन नहीं कर सके, प्रतियोगिता नहीं कर सकते, और इस कारण से कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे। ब्रिटेन की जो नीति थी औद्योगिक नीति, वो अपने हित लाभ के लिए थी। भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। ब्रिटिश कारखानों में निर्मित औद्योगिक सामग्री का भारत में बड़ी मात्रा में आयात लाया गया, जिससे भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया गया। परंपरागत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग नष्ट हुए, और त्रुटिपूर्ण आयात निर्यात नीति भी इनके द्वारा अपनाई गई। ब्रिटिश माल को अधिक से अधिक भारत में आए, इसलिए उस पर कम कर लगाया गया। भारतीय माल अगर निर्यात हो तो उस पर अधिक कर लगाया गया। इस कारण से भारतीय निर्यात रुक गया, और ब्रिटिश सामान सस्ते दर होने के कारण, कर नहीं लगाए जाने के कारण, कम करों के कारण ब्रिटिश माल भारत में पट गया। तो त्रुटिपूर्ण आयात निर्यात नीति थी जो पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में थी। भारतीय धन का निष्कासन, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, दीन शाह वाचा आदि ने भारतीय धन के निकास पर, भारतीय जो धन था वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा था अंग्रेजों की तरफ या इंग्लैंड की तरफ, उसका उल्लेख किया। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय धन का दोहन किस प्रकार किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मोटी तनख्वाहें ली गईं। भारत से प्राप्त राजस्व और अन्य जो कर थे वो सारा का सारा इंग्लैंड भेजा गया। अपार संपदा इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हुई। सार्वजनिक ऋण, ऋण पर ब्याज, ये सब संपदा इंग्लैंड की ओर जाने लगी। विशेष बात ये थी कि अंग्रेज भेंट, उपहार, नकदी, जेवर आदि भी प्राप्त करते थे। रिश्वत के रूप में बड़ी रकम उनको प्राप्त होती थी। व्यापार से वो अलग अनुचित व्यापार करके धनराशि प्राप्त करते थे, और सारा का सारा धन
इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा था। तो भारतीय धन का निष्कासन भारत से इंग्लैंड की ओर किस प्रकार से प्रवाहित हुआ, इस पर भारतीय लेखकों ने भी ध्यान दिया और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ग्रंथ लिखे गए। सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त किया इन्होंने। ब्रिटेन के उद्योगों हेतु कम कीमतों पर दबाव डालकर भारतीयों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता था और माल तैयार हो जाने पर अधिक कीमतों पर भारत ने उसको बेचा गया। इस प्रकार से भारतीयों को शोषण हुआ। अंग्रेजों एवं जमींदारों द्वारा दोहरा शोषण भारतीय कृषकों का हुआ। दोहरी मार पड़ रही थी। पहली, अंग्रेजों की नीतियों के कारण और राजस्व की दरों के कारण अधिक होने से परेशानी हो रही थी, तो दूसरी ओर जमींदारों के अत्याचार भी उन्हें सहन करने पड़ते थे। जमींदार जमीन के वास्तविक मालिक थे। जमींदार कृषकों को जमीन से बेदखल कर देते थे यदि कृषक लगान अदा न करे या उनके अनुसार न चले। इस पर कोई दखल अंग्रेज नहीं देते थे, तो कृषक शोषित हो गए। भूमि पर आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया। एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुई इस कारण से, दूसरा कुटीर उद्योग किस प्रकार से नष्ट हुए, हस्तशिल्प का विनाश किस प्रकार हुआ। वो कृषि के सहयोगी के रूप में कार्य था, किंतु वह भी जाता रहा। कृषि में भी स्थिति खराब रही। हथकरघा उद्योग नष्टप्राय स्थिति में था। भारतीय बुनकरों पर अंग्रेजों के अत्याचार जारी थे। कम कीमतों पर उन्हें कपड़े देने पड़ते थे। इस कारण से सब ओर से भारतीयों का आर्थिक शोषण हुआ और इस कारण से भूमि पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। केवल कृषि के माध्यम से ही आय का स्रोत रहा, क्योंकि कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे और कृषि में भी अंग्रेजों की नीति ऐसी थी कि भारतीयों की स्थिति दयनीय थी। दुर्भिक्ष, अकाल, अनेक अकाल पड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी में भारतवर्ष में भयावह अकाल पड़े। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प ब्रिटिश नीति के कारण नष्ट हो चुके थे। अतः संपूर्ण जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। अकाल की स्थिति के कारण अति भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। अंग्रेजों द्वारा राजस्व की वसूली स्थगित नहीं की गई। किसान पहले से ही धनहीन था, लगान देने की स्थिति नहीं थी, जमीनें छोड़नी पड़ी। अंग्रेजों द्वारा नकदी फसलों पर जोर देने के कारण कृषकों के पास खाद्यान्न संकट पहले से ही था। अंग्रेजों को प्राप्त भारतीय राजस्व और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सीधे इंग्लैंड जा रहा था। जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी उसके पास धन ही नहीं था और न ही इंग्लैंड ने कोई अतिरिक्त मदद की। सन 1800 से 1850 के बीच 7 बड़े अकाल पड़े। 1857 की क्रांति के पश्चात 24 दुर्भिक्ष पड़े, जिनमें 2 करोड़ से अधिक भारतीय काल कवलित हुए। दुर्भिक्ष के कारण लगान स्थगित नहीं किया गया, केवल आयोग बिठा दिया जाता था, जांच कराई जा रही है, केवल इतना करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री अंग्रेजों ने मान ली। इस कारण से अंततः विभिन्न कृषक आंदोलन शुरू हुए। छोटा नागपुर, संथाल विद्रोह, बंगाल में नील आंदोलन, पटना में कृषकों का विद्रोह, 1866 में महाराष्ट्र के किसानों का विद्रोह, 1875 में पुणे में कुनबी कृषकों का विद्रोह, 1917 में चंपारण गांधी जी के द्वारा जो शुरुआत हुई थी इसमें, बाराडोली गुजरात में सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इस तरह से अनेक आंदोलन और विरोध के स्वर भारत में इनकी आर्थिक नीतियों के कारण शुरू हुए। व्यापारिक एकाधिकार की इनकी नीति थी। सभी नकदी फसलों के उत्पादन पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण। अफीम, नील, चाय, जूट, कपास आदि के उत्पादन पर पूर्ण एकाधिकार। भारतीय बाजारों पर अंग्रेजों का एकाधिकार। अंग्रेजों ने भारतीय कच्चे माल पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। तंबाकू, सुपारी के व्यापार पर भी अंग्रेजी कंपनी का एकाधिकार था। इस तरह से अंग्रेजों ने व्यापारिक एकाधिकार की नीति अपनाई। सारा लाभ, जिसमें भी लाभ मिले, उन पर आर्थिक स्रोतों पर पूरी तरह से ब्रिटेन का नियंत्रण भारत पर हो गया। ब्रिटिश सरकार की वाणिज्य और कर नीति का प्रभाव 1813-1833 चार्टर एक्ट थे। उस समय ये नियम बना दिया गया कि भारत में व्यापार करने की पूरी छूट सभी अंग्रेजों को दे दी गई। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था, अब समस्त अंग्रेज व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यापार या कंपनी बनाकर व्यापार कर सकते थे। और इस कारण से बड़े पैमाने पर अंग्रेज व्यापारी यहाँ पर पहुँचे। उनका सामान भारत के गांव-गांव तक पहुँचा। भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प पूरी तरह से नष्ट हुआ। इंग्लैंड निर्मित सूती और रेशमी कपड़ों पर 3.5%, ऊनी कपड़ों पर 2% कर लगाया गया था, जबकि भारतीय सूती कपड़े यदि निर्यात हों तो 10% सूती कपड़ों पर, रेशमी पर 20 और ऊनी कपड़ों पर 30% तक कर लगाया गया। इस तरह से भारतीय निर्यात को रोकने का प्रयास हुआ और अंग्रेजी माल भारत आए, इसका प्रयास अंग्रेजों ने किया। पूरी तरह से भेदभावपूर्ण नीति अंग्रेजों की रही।
परिवहन नीति, उसके प्रभाव। डलहौजी ने परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास इस उद्देश्य से किया कि ब्रिटिश माल भारतीय मंडियों में निर्बाध रूप से प्रवेश कर सके। उसमें वह सफल रहा। दूरस्थ गांवों तक ब्रिटिश माल पहुंच गया और भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव था। जो अंग्रेज शिक्षित लोग थे वो अंग्रेजों जैसा जीवन जीते थे, अंग्रेजी माल का उपयोग करते थे, स्वदेशी का उपयोग उन्होंने बंद किया, परंपरागत जो भारतीय सामान थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस कारण से अंग्रेजी माल का निर्यात भारत में प्रोत्साहित हुआ और भारतीय जो कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरह से नष्ट हुए। इसी प्रकार से अंग्रेजों की युद्ध नीति रही थी। लगातार उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में जो अत्यधिक व्यय हुआ एन केन प्रकारेण भारतीयों से ही अनेक प्रकारों से उसको प्राप्त किया गया। ये भी अंग्रेजों की बुरी नीति थी। ब्रिटिश काल में प्रमुख जो आधुनिक उद्योग थे वो निश्चित रूप से भारत में स्थापित होने शुरू हुए। यद्यपि इनकी गति बहुत कम थी, किंतु फिर भी ये स्थितियां थीं कि बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए। इनमें सूती वस्त्र उद्योग, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में सूती वस्त्र उद्योग संपन्न स्थिति में था, किंतु अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ये नष्ट प्राय हो गया। जैसे हमने चर्चा की, आधुनिक जो कारखाने हैं उनकी स्थापना 1851 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल खोला गया। मुंबई केंद्र बन गया। अनेक कपड़े मिलों की स्थापना हुई दक्षिण भारत में, बंगाल में, पंजाब में, अनेक स्थलों पर। नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद में कपड़े मिलों की स्थापना हुई। पटसन उद्योग, 1855 में बंगाल में प्रथम पटसन मिल की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत में पटसन की 60 मिलें थीं। 1925-26 तक इनकी संख्या 90 हो गई। सभी मिलें बंगाल में केंद्रित थीं। जब भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बड़े पैमाने पर पटसन उद्योग पाकिस्तान को चला गया। 1947 में 113 मिलें भारत में थीं। लोहा और इस्पात उद्योग, 1873 में बिहार में प्रथम आधुनिक लोहा मिल और इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। इसका नाम वाराकर आयरन वर्क्स था, जो बाद में बंगाल स्टील एंड आयरन कंपनी में मिल गया। इस्पात उद्योग का वास्तविक श्री गणेश 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ, जब 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के रांची के समीप आधुनिक कारखाना स्थापित किया। 1918 में आसनसोल के पास हरिपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1921 में मैसूर में भद्रावती में मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स की स्थापना हुई। 1900 सन में इस्पात का उत्पादन 35,000 टन था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 लाख टन हो गया। 1971 में उत्पादन 25 लाख टन हुआ। चीनी उद्योग, यह कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है। आधुनिक चीनी मिलें 1930 से 1940 के दशक में लगाई गई। 1931 में 31 चीनी मिलें थीं, जिसमें 1,58,000 टन चीनी का उत्पादन होता था। 1932 में सरकार ने चीनी उद्योगों को संरक्षण दिया। 1936-37 में 135 चीनी मिलें और 9,19,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ। इस तरह से चीनी उद्योग विकसित हुआ। सीमेंट उद्योग, 1960 में मद्रास में सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 10 वर्ष के भीतर पोरबंदर, कटनी, बूंदी में सीमेंट उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1914 में 1,000 टन से भी कम का उत्पादन भारत में होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 12 लाख टन उत्पादन होने लगा। 1936 में 10 कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित की, जो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, या वर्तमान में भी हम इसको जानते हैं एसीसी सीमेंट प्रसिद्ध है। अभी भी इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और चलन में भी है। इसकी स्थापना, बृहद उत्पादन इसके बाद प्रारंभ हुआ। कागज उद्योग, भारत ने मशीन निर्मित कागज का उत्पादन 1827 में प्रारंभ हुआ। हुगली में वाली मिल की स्थापना की गई। 1879 में लखनऊ में, 1882 में टीटागढ़ पेपर मिल, 1885 में पुणे में डेक्कन पेपर मिल, 1889 में रानीगंज में बंगाल में पेपर मिल की स्थापना। 20वीं शताब्दी में 1939 ईस्वी में मैसूर में भद्रावती मैसूर पेपर मिल और 1942 में हैदराबाद रियासत में सिरपुर पेपर मिल्स लगाई गई। स्वाधीनता के बाद ये उन्नत अवस्था में है। एल्युमिनियम उद्योग, पर्याप्त बॉक्साइट भारत में है। 1937 में सर्वप्रथम एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कलकत्ता के समीप एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया। स्वतंत्रता पश्चात उद्योग विकसित हो चुका है। शीशा उद्योग, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शीशा कांच के उत्पादन के लिए आधुनिक ढंग की फैक्ट्रियां लगाई गई, परंतु ये बहुत सफल नहीं हुई।
स्वाधीनता के पश्चात इसमें काफ़ी विकास हुआ है। इसी प्रकार चमड़ा उद्योग 1807 में चमड़ा बनाने की आधुनिक ढंग की फैक्ट्री कानपुर में लगाई गई। कानपुर चमड़ा उद्योग इस व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। बम्बई, मद्रास में भी आधुनिक ढंग की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। 1930 में 2 लाख मजदूर चमड़ा उद्योग में लगे थे। वर्तमान में बहुत विकसित अवस्था में है। बड़ी मात्रा में भारत से निर्यात भी होता है। कोयला खनन उद्योग बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर केंद्रित था। यूरोपीय और भारतीय दोनों पूंजीपतियों ने इसमें अपना धन लगाया था। 1937 में इसका वार्षिक उत्पादन 2 करोड़ 50 लाख टन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश कोयले का उपयोग युद्ध के कार्यों के लिए किया। फलतः कोयले के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1944 में सरकार ने कोयला और खान नियंत्रण आदेश पारित किया। इस तरह से आर्थिक परिदृश्य में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ। ज़्यादातर यह परिवर्तन विनाशकारी था, भारत की लूट के लिए था। धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर हुआ। मूल्यांकन देख लेते हैं। जीएन क्लार्क के अनुसार आधुनिक युग में आर्थिक इतिहास ने इतिहास के क्षेत्र अंतर्गत एक उच्च स्थान प्राप्त किया है। मद्रास राजस्व बोर्ड के अंग्रेज अध्यक्ष जॉन सुलीवन ने लिखा, हमारी प्रणाली अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर उसे इंग्लैंड की टेम्स नदी के किनारे तट पर निचोड़ देती है। वो भारतीय आर्थिक शोषण की ओर स्वयं इशारा कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने जो लिखा उसको ले सकते हैं। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरा पाषाण काल से भारतीय इतिहास की एक प्रमुख विषय वस्तु रही है, जिसने भारतीय इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ प्रदान किया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि समय एवं परिस्थिति के अनुरूप अर्थव्यवस्था का आधार परिवर्तित होता रहा और भारतीय इतिहास का स्वरूप भी तदनुसार दिशा पकड़ता रहा। प्राचीन भारत में विभिन्न सभ्यताओं के उद्भव एवं विकास, मध्यकालीन भारत में विभिन्न विदेशी आक्रमणों एवं आधुनिक काल में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के मूल में आर्थिक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से आर्थिक विषय वस्तु मुख्य विषय वस्तु के रूप में रही। हमने भी उसका अध्ययन किया। प्राचीन कालीन भारत समृद्ध था, समृद्धशाली यहाँ की परंपरा थी। सिंधु युग, वैदिक युग, मौर्य युग, गुप्त युग, राजपूत काल तक भारत की परंपरागत आर्थिक व्यवस्था जो कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के ऊपर आधारित थी, वह स्थापित थी। मध्यकाल में आक्रमणकारियों ने इसमें व्यवधान उपस्थित किया। मध्यकालीन आक्रमण एवं लूट देख सकते हैं। मध्यकाल में अरब, तुर्क, अफगान आक्रमणकारियों ने भारत में लूट मचाई। महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, नादिर शाह, शाह अब्दाली आदि के आक्रमणों तथा लूट ने विशेषकर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। सल्तनत काल तथा मुगल काल के शासकों के द्वारा विदेशों से आगमन के बाद भी भारत में स्थायी रूप से बस जाना स्वीकार किया। इस कारण कुछ स्थिरता पुनः आई। अंग्रेजों का आगमन और आर्थिक लूट, विस्तार से हमने इस पर चर्चा की। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार हेतु प्रवेश किया, अनाधिकृत रूप से भारत पर राजनीतिक सत्ता कायम की। कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन और भत्ते के रूप में अत्यधिक धन प्राप्त किया। सार्वजनिक ऋणों की अदायगी के लिए अत्यधिक धनराशि इंग्लैंड भेजा गया। शोषणपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक नीति के द्वारा अथाह संपदा का प्रवाह भारत से इंग्लैंड की ओर हुआ। मध्यकालीन आक्रमणकारियों एवं अंग्रेजों में एक बड़ा अंतर था। वो अंतर ये था कि मुसलमान आक्रमणकारी जो भारत आए या उसके पूर्व प्राचीन काल तक जो भी शक, हूण, कुषाण जितने भी आक्रमणकारी आए वो उन्होंने भारत में रहना स्वीकार कर लिया। इस कारण से भारत का धन भारत में ही रहा। किंतु अंग्रेजों ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उन्होंने इस देश को अपना देश नहीं समझा, वो इंग्लैंड को ही अपना देश समझते रहे और बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह भारत से इंग्लैंड की ओर हुआ। तो ये एक बड़ा अंतर था और ये आर्थिक स्थितियां थीं भारत के विषय में।